Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. आज हमने पॉलिटी सेशन में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। प्रेसिडेंट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इनकी पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका फंक्शन क्या होता है, इनको इलेक्शन कैसे होते हैं, तो रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके क्वेश्चन इससे आया था कि आपको क्या बताना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को किस बेसिस पे चुना जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही में जब ये क्वेश्चन आया था, तो इससे हमें पता चलता है कि ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी क्यों चाहिए? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंडिया को, ये सब ऑब्वियसली बातें हमने कहाँ पढ़े हुए हैं, प्रीएम्बल में पढ़े हुए हैं। इंडिया को सोवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है। जब हमने इंडिया को ये सब बनाना है, सोवरेन कैसे बनता है कोई भी चीज़? सोवरेन होकर कि कोई भी चीज़, कंट्री है, वो अपने क्या कर रही है, उसके ऊपर उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई बाहर से उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, कंट्री खुद अपने आप को चला रही है। सोशलिस्ट क्या होगी? सोशलिस्ट होगी कि आप क्या कर रहे हो, अपने पीपल्स के लिए काम कर रहे हो, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो, आप उनको, जहाँ पे आपको लगता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको हेल्प प्रोवाइड करते हो। तो स्कीम्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में हमारी स्कीम चल रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, वो सोशलिस्ट सोसाइटी की क्या पहचान है। सेकुलर क्या हो गया, जहाँ पे आपको रिलीजियस फ्रीडम मिलती है। डेमोक्रेटिक हो गया कि आपके रेगुलर इंटरवल का इलेक्शंस होते हैं। और रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक होती है अगर आपका एक हेड जो है, हेड ऑफ द आपका कंट्री है, क्या आपका हेड ऑफ द कंट्री के भी इलेक्शन होते हैं वे टाइम टू टाइम, क्या उन्हें चुना जाता है? क्या कोई भी बन सकता है? अगर आपको इलेक्शंस के थ्रू चुनते हो, कोई भी बन सकता है, तो वो आपका रिपब्लिक होता है। बट अगर आपके कंट्री का हेड कौन है, कोई किंग है या क्वीन है, तो उससे हम क्या कहते हैं, मोनार्की। तो अब बात आती है फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया रिपब्लिक। इंडिया को क्या हमने बनाना है, रिपब्लिक बनाना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इनडायरेक्ट इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। अब देखो, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ क्या है? स्टेट, ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट का मतलब क्या हो गया, कंट्री के हेड। कंट्री के हेड कौन हो गए? हमारे प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी होती है। देखो, अब बात आती है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है टॉपिक आपका। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इलेक्शन प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। इलेक्शन प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट, इनके पोस्ट के लिए प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आर्टिकल 54 के अंडर आता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इनडायरेक्ट मेथड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि आपने कभी नहीं देखो का कॉमन सिटीजन क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि इनके, जब इनको चुनने की बात आएगी तो उस टाइम इलेक्शंस में कौन कौन वोट कर रहा होगा, वो वो पर्सन वोट कर रहे होंगे जिनको हमने आगे क्या होगा, सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, वो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। अब उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। ठीक है, अब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टोरल कॉलेज का होता है कि कौन कौन इनको वोट करता है। आपको याद कैसे रखना है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं कौन? एमपी। एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या, लोकसभा के मेंबर भी हैं और राज्यसभा के। बट द कंडीशन इज ओनली इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, यहाँ पे सबके सब मेंबर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राज्यसभा से क्या होता था कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन वाले मेंबर को आप इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर सकते। और एट द सेम टाइम पहले जो लोकसभा में क्या होता था, एंग्लो इंडियंस को क्या करते थे, कम से कम एटलीस्ट 2 एंग्लो इंडियंस के लिए एक रिजर्वेशन टाइप रखी होती है, जिनको नॉमिनेट करते थे कौन, प्रेसिडेंट कर। तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के वोटिंग। और एट द सेम टाइम और कौन कर सकता है? ऑल द इलेक्टेड, देन अगेन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
अब लेजिस्लेटिव असेंबली किस में होती है, जैसे लोकसभा हमारी कहाँ पे होगी है, सेंट्रल लेवल पे, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे। अब स्टेट लेवल पे कितनी स्टेट्स की, आपको पता है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या करेंगे, वो वोट करेंगे। एट द सेम टाइम आपको पता है हमारी 8 यूटीज हैं, लेकिन जो 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से सिर्फ 3 यूटी हैं जिनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो वो कौन कौन सी है, एक दिल्ली होगी, एक पुडुचेरी होगी, और तीसरी कौन सी होगी, हमारी जम्मू कश्मीर होगी। तो कुल मिला के 31 हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए वोट करती हैं। बट ये सबके सब मेंबर के इलेक्टेड मेंबर है, कोई भी इनमें से नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। एमपीज भी इलेक्टेड होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी कौन होंगे, इलेक्टेड होंगे। The nominated member of the parliament and the legislative assembly are not included in the presidential election। मैंने अभी आपसे वही बात की है, presidential election में आपके nominated member नहीं होते। फिर आपकी बात आती है मेथड ऑफ इलेक्शन। अब मेथड ऑफ इलेक्शंस में क्या क्या बात की है, द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the president of India to be elected indirectly by the electoral college in accordance with the system of proportional। देखो ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी आपके पेपर में आया था, कौन सा, proportional representation by मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और साथ ही साथ क्या होता है, ये सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि हर कोई भी एमपी है उसको क्या करना पड़ता है, कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, कोई अगर वोटिंग हो रही होती है तो अब उसको क्या करना पड़ता है, पार्टी की बात माननी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, विप कहते हैं। विप क्या हो गया, अगर पार्टी कोई भी ऑर्डर निकाल रही है कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना ही करना पड़ता है, नहीं तो क्या करता है आपको एंटी डिफेक्शन लगा के आपको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना आपको पार्टी विप नहीं देती, आपको गाइडलाइन नहीं देती कि आपको किसको वोट करना है। चलो मान लेते पार्टी ने आपको गाइडलाइन दे भी दी, पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि आप किसके लिए वोट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि ये बाय सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, कोई जिस मर्जी को वोट करे, किसी को नहीं पता चलना किसने वोट। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और दूसरा क्या हो गया, सिंगल सीक्रेट बैलेट। अब आपको समझाना पड़ेगा क्या, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको हम समझते हैं कैसे। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, समझने में आपको यहीं पे समझना पड़ेगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। देखना अब ये सिस्टम क्या है, इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे मेंबर हो गए, 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम सिर्फ अभी एमपीज की बात करें, हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की बात नहीं कर रहे, तो वोट किया जाएगा। तो वोटिंग के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, एक मिस्टर ए खड़े हुए हैं, एक मिस्टर बी खड़े हुए हैं, और एक मिस्टर सी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जब क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे एमपीज टोटल कितने, 100 एमपीज है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, अगर हम थोड़ा दूसरा नंबर लेंगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मान लेते हैं टोटल 100 मेंबर है वोट करने वाले, और 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए। तब अब उनको वोटिंग कैसे करानी है आपने, आपको एक क्या मिलेगी, एक मिलेगी जिसमें आप वोट करते हो, चिट मिलेगी जो जिसमें लिखा होगा उनके बारे में। तो वहां पे क्या लिखा होगा, ए बी सी, इस टाइप की आपकी वोटिंग की जो आपकी टिकट होगी, आपको जिसमें स्टैंप लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी 100 आपके पास क्या आएंगी, टिकट्स आएंगी जिनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंप लगाना। अब आपको सिंपल ऐसा नहीं होने वाला कि आपने ए में स्टैंप लगा दी और आपका वोट ए को चला गया, ऐसा नहीं होने वाला। अब इसमें होगा क्या कि जब भी आप क्या कर रहे हो, वोटिंग कर रहे हो, ए देन ए बी सी ए, आपने क्या किया, आप चाहते थे ए को वोट करना क्योंकि आप ए आपका सबसे फेवरेट है, तो आप ए के सामने क्या लिखोगे, 1। ठीक है, अब आपको लगता है कि बी तो बिल्कुल नकार आदमी है, इसको मैंने प्रेसिडेंट नहीं माना, इसको आप छोड़ दोगे 2 मिनट के लिए। आप बोले कि हाँ, अगर मेरे को अगर ए नहीं ना खड़ा होता तो मैं कम से कम सी को वोट करता, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी के आगे 2, और बी के नीचे का लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि आपको बी क्या लगता है, नकारा लगता है। अब हर इंसान का अपना व्यू है। नेक्स्ट मेंबर मान लेते हैं कि वो ए को वो भी क्या मानता है, सबसे बेस्ट कंटेंडर है, उसको तभी 1 वोट दे रहा है। बी को वो लेकिन बोल रहा है कि हाँ, सी से ज्यादा बेटर कौन है, बी है, और सी क्या बिल्कुल वाहियात है। जो थर्ड मेंबर आ गया वो बोले कि नहीं, बी सबसे बेस्ट मेंबर है,
अगर मेरे को दूसरा किसी को वोट देना पड़े तो मैं ए को दे दूंगा और सी सबसे नकारा है। ऐसे करते करते हमने क्या किया कि लास्ट में जब चेक किया 100 पीपल ने जो वोट दिए थे, तो ए को वोट कितने मिले, मान लेते हैं 45। ठीक है, ए को हम दे दी 45। फिर हमने क्या किया, जो बी था हमारा, बी को हमने वोट दिए कितने, 15। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, सी। तो सी के पास हमारे कितने वोट बचे, 40 वोट। ठीक है, अब सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, ए को। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ए को ऑटोमेटिकली क्या मिलने वाली है, प्रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेजोरिटी रूल है, मेजोरिटी सॉरी मिल गई है किसको, ए को मिल गया। तो ऐसे तो बन जाना चाहिए था प्रेसिडेंट को, नहीं, बट ऐसे प्रेसिडेंट ही बन। जब तक 50% वोट, जितने मेंबर होने, कितने 100, 50 + 1 नहीं होते, तब तक प्रेसिडेंट नहीं बन। और ये 50 में पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। तो अब बताऊं क्या करेंगे कि पूरा होने के बाद अब देखेंगे कि सबसे कम वोट किसके पास है। सपोज अब आपको सामने दिख रहा है कि बी के पास क्या है, सबसे कम वोट है, तो बी क्या हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया। अब जब बी बाहर हो गया ना, तो अब हम देखेंगे कि बी, जिन लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, उन 15 के 15 लोगों में से कितने लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया और कितनों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया। और हम 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जितने भी बी के 15 मेंबर थे, 15 में से 14 मेंबर ने क्या किया, सी को प्रेफरेंस दे दिया। और सिर्फ जिन 15 बंदों ने वोट किया था किसके लिए, बी के लिए, सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी, ए को। अब देखो सी में कितने एडिशनल वोट ऐड हुए, +14। क्यों, क्योंकि जो बी के सेकंड प्रेफरेंस वाली वोट थे वो किसको मिल गया, सबके सब सी को। और ए को सिर्फ 1 ही मिला जितने भी बी से गए। अब हम टोटल वोट देखते हैं कितने हो गए, ए के कितने बचे, 46, हटाओ दिया, जो सी था उसके कितने हो गए। अब बताओ कि मेजोरिटी किसकी हुई है, मेजोरिटी होगी सी की, ए की नहीं हुई। इससे क्या पता चलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको वोटिंग करने को मिल रही है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर कोई एक इंसान बाहर होता जा रहा है तो उसके वोट किसको मिलेंगे, सेकंड प्रेफरेंस वाले को। इसका ये मतलब हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी तरीके से क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है। ठीक है, और वोट कौन कौन करता है, एमपीज करते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा प्लस राज्यसभा, एंड एट द सेम टाइम इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, इफ द देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्मिटी होगी, स्केल कितने क्या कर सकते हैं, स्टेट कितने रिप्रेजेंटेशन होगी। देयर इज अ पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट्स इन ऑल द एमपीज एंड ऑल द एमएलएस। अब देखो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हर एमपी और हर एमएलए की ना वोटिंग की वैल्यू सेम नहीं है। ये दिमाग में रखना, अगर वो लिख दें आपको कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो एमएलए और एमपीज की वोटिंग की वैल्यू सेम है, बिल्कुल वैल्यू सेम नहीं है। अभी आपको आगे पता चलेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आगे वाला, इसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्या है, किस चीज़ के लिए है, कि आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रही तो आपको क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हो। अब हम सबसे पहले आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो गया, जो स्टेट की क्या होती है, असेंबली होती है, जहाँ पे वो इलेक्शन होते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा है कि वो देखेंगे क्या, कि हर एमएलए के जो वोटिंग की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टेट टू स्टेट भी डिफर करेगी। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू ना, अगर देखो पंजाब में अगर 50 एमएलए और ऑन दी अदर हैंड गोवा में सिर्फ 20 एमएलए, तो इधर ना जो एक एमएलए की वोट की वैल्यू होगी ना, वो पंजाब के एक मेंबर की वोट के इक्वल नहीं होगी, इन दोनों की भी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला है, उस फार्मूले में जब हम चीजें डालते हैं तो हमारा हर बार क्या होता है, आंसर डिफरेंट आते हैं। जैसे क्या हो गया, ये एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने फार्मूला लगाना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। अब ऑब्वियसली हमने देखा कि पंजाब को अगर मैंने 50 एमएलए लिए, ऑन दी अदर हैंड मैंने 20 गोवा के लिए हुए हैं, तो एमएलए किस बेसिस पे आते हैं, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सो ऑब्वियसली बात है कि पंजाब और गोवा की पॉपुलेशन सबसे पास सेम नहीं होगी, या हर स्टेट में क्या होने वाला है कि स्टेट की पॉपुलेशन चेंज अलग डिफरेंट होने वाली है। एक फैक्टर वेरिएबल आ गया, इसकी वैल्यू सेम नहीं होने। ऑन दी अदर हैंड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द
इलेक्टेड एमएलए, जितने भी इलेक्टेड एमएलए है, अब हर स्टेट के सेम नंबर ऑफ एमएलए नहीं होने वाले, दूसरी वेरिएबल टर्म आ गई, और इनको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करवाना है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जब दो वेरिएबल, एक वेरिएबल नंबर को, मतलब एक्स एक वेरिएबल आ गया जिसमें नंबर चेंज हो सकता जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, जैसे स्टेट चेंज होती जाएंगी पॉपुलेशन भी चेंज होती जाएगी, और जैसे चेंज होती जाएगी स्टेट, नीचे नंबर ऑफ एमएलएस भी चेंज होते जाएंगे। जब ये दोनों टर्म ही वेरिएबल हैं तो ये आंसर कभी सेम नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है कि हर एमएलए जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से एमएलए, उनकी वोटिंग की वैल्यू, मे बी पंजाब के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 2 हो और गोवा के एक की वैल्यू कितनी हो, 5 हो, ऐसे भी हो सकता है, अदर वे अराउंड भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएस ऑफ ऑल द स्टेट्स। अब देखो हमने एमएलएस की वोट निकाल दी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में आता है फर्स्ट ऑफ एमपीज आते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर, और दूसरे में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के हमने बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से वोट को हम काउंट करते हैं। अब बात आती है कि हमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के हम कैसे काउंट करते हैं वोट। अब आपको क्या करना है कि जितने भी, आपको सपोज के पंजाब का आपने क्या किया, ये फॉर्मूला डाल डाल के आपका सपोज करते हैं आंसर कितना आया, 5000। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, 5000। सॉरी, सभी के सब जो पंजाब के मेंबर हैं उनकी कितनी वैल्यू है, 5000। गोवा के मान लेते हैं कि 20 मेंबर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। ऐसे करते करते हम सभी स्टेट के क्या करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे, तो हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं कि 5,80,335, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इस नंबर को हमने डिवाइड कराना है किससे, इस नंबर को हमने डिवाइड कराना है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। जब आप क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे, तो हर एमपी डज नॉट मैटर वो लोकसभा से बिलोंग करता है या राज्यसभा से बिलोंग करता है, सबकी ना इतनी वैल्यू है। मान लेते हैं इसका आंसर क्या आ गया, 700। तो लोकसभा का अगर एक एमपी है, राज्यसभा का एक एमपी है, दोनों की वैल्यू कितना निकले, 700। अगर आपसे पूछें कि क्या जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होते हैं तो स्टेट बाय स्टेट एमएलए की वैल्यू चेंज होती है, बिल्कुल चेंज होती है। अब बताओ एमएलए और एमपीज की वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा के हर किसी का अलग वैल्यू आ रही है। बट जो एमपीज हैं, ये क्या, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज, तो सभी के सभी एमपीज की जो वैल्यू है वोट की, वो सबकी सब सेम है। आई होप ये आपको समझ आ गया। देखो, विनिंग कोटा, इन ऑर्डर टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड कैंडिडेट हैज टू सिक्योर अ मिनिमम फिक्स कोटा ऑफ वोट्स विच इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। विनिंग कोटा क्या होता है, वही मैंने अभी आपसे बात की कि जितने टोटल नंबर वोट है 50% प्लस 1 कर देंगे तो हमारा विनिंग कोटा में मिले। ठीक है, हाउ मेंबर वोट्स इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ईच वोट कास्ट्स ओनली वन वोट, एक ही बार वोट होती है। ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज व्हाइल कास्टिंग हिज वोट also indicates his preference 1 to 3, अभी हमने बात की वो प्रेफरेंस कैसे देता है, and so on. His votes goes to the candidate to whom he gives the first preference. ऑब्वियसली बात है, उसकी जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है वोट की उसी को जा रही है। जब हम फर्स्ट राउंड हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम देखेंगे सबसे कम वोट किसको मिले, जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे उसको हम निकाल देंगे, और फिर देखेंगे कि उसने सेकंड प्रेफरेंस किसको भरा हुआ है। जब हमें वो पता चलेगा सेकंड प्रेफरेंस किसको भरा हुआ है, तो हम उसी सेकंड को प्रेफरेंस को सभी को वोट दे देंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे, इन केस द कैंडिडेट फेल टू विन द रिक्वायर्ड विनिंग कोटा, his vote is transferred to the candidate whom he was given his second preference of the vote, so on. और लास्ट में जो 50% से ज्यादा हो जाएगा उसको प्रेसिडेंट बना देंगे। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो क्या कर सकते हैं, एनी डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इंक्वायर्ड इनटू एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपको यहाँ पे डाल सकते हैं क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आप वहाँ पे टिक करके आ जाओगे कि हाँ भाई वोटिंग इलेक्शंस लेता कौन है, इलेक्शंस तो ले कराते कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। बट ये डिस्प्यूट सेटल नहीं करते, डिस्प्यूट सेटल कहाँ पे होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। एंड इलेक्शन पिटीशन कैन बी फिल्ड ओनली विद इन 30 डेज, जब इलेक्शन आपका होता है विद इन 30 डेज आप कर सकते हो, उसके बाद आपने द सुप्रीम कोर्ट देन कंडक्ट द हियरिंग एंड गिव इट्स वर्डिक्ट। क्या करते हैं, उसको आंसर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स। ठीक है, विच कमेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट डेट, जब वो फर्स्ट टाइम क्या करता है, एंटर करता है अपने ऑफिस में, उस दिन से आपका 5 साल का शुरू हो जाता है, टेन्योर शुरू हो जाता है। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन, वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। पर जब वो रिजाइन करेंगे तो वो किसके अपना एड्रेस करेंगे रेजिग्नेशन, वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। देखो प्रेसिडेंट जब रेजिग्नेशन देते हैं
तब वो किसको करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। बट प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेते हैं, ओथ लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों अलग अलग हैं। ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और वाइस प्रेसिडेंट के सामने क्या करते हैं, रेजिग्नेशन। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव कर लो, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सिर्फ एक ही चीजों से, एक ही सिर्फ क्राइटेरिया जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, अगर वो क्या करते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। उनको रखा गया किस चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर जिस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें रखा गया, अगर उससे वो खुद वायलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्राउंड बन जाता है उनके लिए, किस चीज के लिए, इम्पीचमेंट के लिए। दिस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस एंड यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, और इसको इम्पीचमेंट में, ये सिर्फ इम्पीचमेंट कहाँ पे हो सकती है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकती है। और कौन सा हाउस इनिशिएट कर सकता है, डज नॉट मैटर, कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, एक होता है चार्जिंग हाउस और एक होता है इंक्वायरी हाउस। ठीक है, एक हो गया चार्जिंग हाउस, एक हो गया हमारा कौन सा, इंक्वायरी हाउस। जो फर्स्ट हाउस डज नॉट मैटर, वो लोकसभा का है या राज्यसभा है, जो प्रेसिडेंट में जहाँ पे इनिशिएट होती है, हम उसे क्या कहते हैं, चार्जिंग हाउस, कि इन्होंने चार्जेस लगाए हुए हैं किस पे, प्रेसिडेंट पे, कि वो वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर यहाँ से 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो पास कर जाता है राज्यसभा या लोकसभा से, तो फिर हम उसको भेजते हैं कहाँ पे, सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। और वहां पे आप क्या करेंगे, वो ये इंक्वायरी करेंगे, सो इंक्वायरी हाउस के। तो जब ये इंक्वायरी करेंगे, अगर इन्होंने भी 2/3 ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी से इन्होंने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, impeachment process, for initiating the impeachment process, first 1/4 of the total member of the house have to give a signed written notice at least 14 days in advancement। 1/4 of the house, अगर किसी लोग, हम क्या करते हैं, अगर हमारा राज्यसभा है तो राज्यसभा की हमारी कितनी स्ट्रेंथ होती है, राज्यसभा की हमारी स्ट्रेंथ है 245, इसका जो 1/4 बनेगा, एट लीस्ट आपको उतने क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। और आपको मिनिमम 14 डेज का एडवांसमेंट नोटिस देना पड़ेगा। The House, after deliberation, passes his resolution by majority of 2/3 of the total membership, and it goes on the House। तो करना पड़ता है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से क्या करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, और फिर क्या करते हैं, उसको दूसरे हाउस की तरफ भेज देते हैं। The other house investigate and the charges and also passes the implement resolution not less than, then again इनको क्या करना पड़ता है, सेम मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और अगर दोनों से पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है। क्या प्रेसिडेंट एक से ज्यादा बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, या कितनी बार मैक्सिमम इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने यूएसए का सुना हुआ है एटलीस्ट वो 2 टाइम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके बाद उनके पास वापस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। हमारा इधर क्या कंडीशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ टर्म अ पर्सन कैन बी री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। कोई मना ही नहीं है, जितने मर्जी बार प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो। टिल नाउ नो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हैज रिमेन इन ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स। सिर्फ एक ही है हमारे प्रेसिडेंट जो मोर देन 2 टाइम्स रहे, वो कौन है, डॉक्टर। अब बात आती है वैकेंसी इन प्रेसिडेंट पोस्ट में। अगर वैकेंसी आ जाए प्रेसिडेंट, तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट पोस्ट कैन नॉट बी वैकेंट, इनको इसको वैकेंट नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से नहीं आते तो हम क्या करते हैं, उनकी जगह उनको किसी और को बिठा देते हैं। इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर क्या होता है, इफ द प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या होता है, फॉल वैकेंट ड्यू टू डेथ ऑफ द इनकम्बेंट और ड्यू टू एनी कॉज अदर देन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ द ऑफिस, देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है, डेथ हो जाती है या ठीक फील नहीं कर रहा या कुछ नहीं हो रहा है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, हमारे स्टेट वीपी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है, विद इन 6 मंथ हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया जाए, अगर वैकेंसी है तो। अगर वो बीमार हैं या थोड़ी देर के लिए कहीं गए हुए हैं अपनी ड्यूटी
कर नहीं सकते तो हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, जैसे उनकी जगह वो वाइस प्रेसिडेंट को रख देते हैं। इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो वेकेंट एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वॉन इन एज अ एक्टिंग। अगर क्या होता है, मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है थोड़ी देर के लिए, और एट द सेम टाइम किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से हमारे वीपी भी क्या है, उनकी सीट भी वैकेंट है। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, और वो बनेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या ये कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हो चुका है एक बार। हमारे जस्टिस हदतुल्ला, एक चीफ जस्टिस हदतुल्ला थे, वो उस टाइम क्या हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी वैकेंट थी और प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट थी, तो वो क्या बने थे, थोड़ी देर के लिए चीफ जस्ट हमारे प्रेसिडेंट बने थे, और ये सिर्फ एक ही बार। इन केस सीजीआई एब्सेंस, अगर सीजीआई भी अगर उस टाइम एब्सेंस होते, उनके एब्सेंट होते, वहां पे नहीं होते, तो कौन बनता? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी सीनियर मोस्ट जज उस टाइम वहां पे प्रेजेंट होते, तो वो क्या बन जाते? एक्टिंग टिल द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी क्या है? इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस एंड फॉर एनी एक्ट डन और रिपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम। अगर कोई भी उन्होंने कोई भी एक्ट की ऑफेंस किया है, इनको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इन एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटी, अगर ये आपने कोई भी क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जो एज अ प्रेसिडेंट कोई भी इन्होंने डिसीजन लिया या कुछ लिया हुआ है, ठीक है, तो उनमें उनको क्या किया जा सकता है, कोर्ट में लाके आंसरेबल नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट बुला लेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल उनसे आंसरेबल नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever or process for the arrest or the imprisonment of the president can be issued from any court during the term of his office। जब वो ऑफिस की टर्म में, अगर इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है उस टाइम, और सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चल सकती है, इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी काफी ज्यादा मिली हुई है। अब प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी हैं? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स कौन कौन सी इनको मिली है? एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिली है उनको, लेजिस्लेटिव पावर मिली है, फाइनेंशियल पावर मिली है, जुडिशियल पावर मिली है, इमरजेंसी की पावर। हम धीरे धीरे इन सबको पावर की तरफ देखते हैं कि इनको कौन कौन सी पावर मिली है। एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ठीक है, किस किस मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो करते हैं सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं वो, गवर्नर ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करते हैं, काउंसलर्स एंड वाइस काउंसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज को वो क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करते हैं वो। ऑल द यूनियन टेरिटरीज आर कमांडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो जितनी भी ड्यूटीज हैं वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आती हैं? प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अंडर द इज आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जो हमारी डिफेंस फोर्स है उनका सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। द प्रेसिडेंट सेंड्स इंडियन एम्बेसडर एंड एनवाइस टू द फॉरेन कंट्रीज। जितने भी हमारे एम्बेसडर एनवाइस जाती हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनको कौन भेजता है? प्रेसिडेंट भेजता है। और जो फॉरेन के एम्बेसडर आते हैं उनको रिसीव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। चाहे प्रेसिडेंट वहां पे खुद फिजिकली प्रेजेंट रहा हो, पर उनके उनके वो अपने भेजते हैं, वो उन्हीं की तरफ से भेजा जाता है सबको, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, वो क्या करते हैं, डिप्लोमेट्स को क्या करते हैं, वहां पे रिसीव करते हैं। ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस टेक्स प्लेस इन हिज नेम। ठीक है, उनके नाम पे लिए जाते हैं। अब उनके पास लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है? लॉ बनाने की पावर कौन कौन सी है उनके पास? ऑब्वियसली बात, आपको पता होगा पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। कौन से 3 इंटीग्रल पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा, तीसरे है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक पार्ट है, ना कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, ये मेंबर नहीं है, वो एक अलग से एक ऑर्गन है। ऑब्वियसली बात है, जब तक लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं मिल जाते, वो एक्ट नहीं बन सकता। वो लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? एक्ट बनाने वाली। तो क्या हुआ इसका, प्रेसिडेंट के पास ला, और एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, राज्यसभा के लिए 12 मेंबर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ऑन द किस बेसिस पे? लिटरेचर, आर्ट, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, इन 4 कैटेगरी के बेसिस में क्या करते हैं, वो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं कहाँ पे? राज्यसभा के मेंबर। अभी आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, या ये क्या कभी कभी बैठे होते हैं, राज्यसभा में बैठे होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट ने किन बेसिस में क्या किया हुआ है? इन 4 बेसिस में उनको अपॉइंट करते हैं। देखो पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियंस को क्या किया जाता था, अपॉइंटमेंट दी जाती थी। अब ये कैंसिल हो चुका है, अब इनको अपॉइंट सॉरी रिजर्वेशन नहीं दी इसमें लोकसभा के लिए। ये समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट, वो समन भी करते हैं पार्लियामेंट को और उसको बंद भी करते हैं। असेंट्स और विड्रॉन
सॉरी assent or withhold his assent to any bill passed by the parliament issue ordinance। वो कर सकते हैं किसी भी कोई अगर बिल है जो पास कर रहा है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो कभी कभी क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है ऑर्डिनरी बिल को लेके कि वो उसको रोक सकते हैं। जब तक उसको सिग्नेचर नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉ नहीं बनने वाला है, तो उसको रोक भी सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है लॉ बनाने की, जिसमें उनको ना लोकसभा की जरूरत पड़ती है ना उसको राज्यसभा की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर क्या हो गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर, अगर देखो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लाइक लोकसभा और राज्यसभा दोनों रिसेस पीरियड में, तो प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें एक लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अगले दिन वो क्या कर देंगे, लॉ पास कर देंगे। और आप बोलोगे कि फिर फायदा ही क्या लोकसभा या राज्यसभा का होने का। तो देखो जब प्रेसिडेंट वो लॉ पास करेंगे तो वो बिल्कुल लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा, बिल्कुल एक्ट बन जाएगा, हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ होती है। और 6 मंथ के बाद क्या हो जाता है, ये लॉ बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो फिर बोलेंगे फिर देन अगेन इसका फायदा क्या, सिर्फ 6 महीने के लिए लेता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, देखो ये 6 महीने लाने का रीजन क्या है कि हमारे जो, आपको पता है पार्लियामेंट होता है उसमें 3 सेशंस होते हैं। जब हम इस पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे मैं इसको आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। 3 सेशंस क्या होते हैं, होता है हमारा बजट सेशन, एक आपको समर सेशन, एक हमारा होता है विंटर सेशन। 3 सेशंस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन सेशंस के बीच ना जो टाइम फ्रेम है ना वो कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। पावर बनाने की, जो एक्ट बनाने की पावर वो तीनों के पास है, लोकसभा प्लस राज्यसभा पार्लियामेंट। बट बाई चांस मान लेते हैं कि अगर रिसेस के पीरियड में प्रेसिडेंट को कोई भी लॉ बनाना, तो प्रेसिडेंट लॉ बना दिया, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ इसलिए रखी है कि 6 मंथ तक ना किसी भी किसी कंडीशन में जो क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों किसमें आ जाएंगे, वापस वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो तब अगर उनको लगता है कि ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल लोकसभा से भी पास करेंगे, राज्यसभा से भी पास करेंगे, लास्ट में प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने के लिए भेज दिया जाएगा और लास्ट में लॉ बन जाएगा हमेशा के लिए, परमानेंट लॉ। लेकिन अगर उनको लगता है ये लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 6 महीने बाद इस प्रेसिडेंट की पावर को, जब एक एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होगा, प्रेसिडेंट हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो जब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है लॉ बनाने की, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म। वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं उसकी एक्सपायरी होने से पहले, और 5 ईयर। इन केस ऑफ एन अनरिजर्व डेडलॉक, जब कोई डेडलॉक हो जाता है, कैसे, कोई भी अगर एक ऑर्डिनरी बिल है जिसमें लोकसभा ने क्या किया, कोई बिल पास किया और भेजा किसकी तरफ, राज्यसभा की तरफ, और राज्यसभा को कुछ उसकी प्रोविजंस पसंद नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, 2 से 3 अमेंडमेंट करके आपको देते हैं, और उन्होंने भेज दिया लोकसभा के पास। लेकिन लोकसभा को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ना राज्यसभा मानने के लिए तैयार है ना लोकसभा मानने के लिए तैयार है। तो एक डेड लॉग आ गया, जब तक दोनों पास नहीं करेंगे तब तक प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। तो प्रेसिडेंट कभी कभी क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बिल बिठाते हैं, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बैठेंगे और वहां पे क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू वो बिल को पास कर। A bill passed by the parliament became the law after it gets his signature from the president। जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं मिल रहे तब तक वो लॉ ऑफ लैंड नहीं कर सकता। अब वीटो पावर की बात आती है। अब वीटो पावर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, हम यूएनएससी के बारे में सबने सुना हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और आपको पता है कि इंडिया कब से वीटो पावर चाहता है, तो हर किसी ने वीटो वर्ड तो आराम से सुना हुआ है। वीटो क्या होता है, किसी भी चीज को मना करने की। ठीक है, ये वीटो कितने टाइप्स की होती हैं, देखो 4 टाइप्स की होती हैं, यहाँ पे देखा एब्सोल्यूट लिखा है, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो। इन चारों वीटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वीटो क्या होगी, विद होल्ड द एसेंट बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। एब्सोल्यूट वीटो हो गई कि बिल्कुल बस का कर दे, तो मना कर दें कि बस ये चीज़ पास नहीं होने वाली, कैंसिल कर दें। अगर प्रेसिडेंट के पास लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी बिल पास होकर जाता है और प्रेसिडेंट बोल दे कि ये मैं पास नहीं करूंगा, ये इसको फेल कर दिया, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, पूरी की पूरी पावर किसके पास है। फिर आता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या हो गया, विच कैन बी ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद द हायर मेजोरिटी। लाइक हम क्या करते हैं कि कोई भी बिल हमने पास किया सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, जितने प्रेजेंट थे, सपोज अगर 100 मेंबर टोटल थे, तो उन्होंने सिंपल मेजोरिटी से पास किया, मतलब 50+1 पे। और प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको माना नहीं, प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं ये वापस भेज दो, ये मुझे बिल पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, 2/3 मेजोरिटी से भेजने की कोशिश करेंगे, लाइक वो बोलेंगे क्या, 63+1, 64 वोट करके उनको भेज देंगे, सॉरी 66+1, क्या हो गया, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी।
अब ये मेजोरिटी बढ़ चुकी है, पहले सिंपल मेजोरिटी थी, अब थोड़ी स्पेशल मेजोरिटी हो गई है। अब क्या करना पड़ेगा, तो पास करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। जब आप क्या करते हो कि एक रूल जो ओवर रिडन किया प्रेसिडेंट ने, कोई भी मना किया प्रेसिडेंट ने, उस रूल को ओवर रिडन करते हो किससे, एक हायर मेजोरिटी से, उसे हम क्या कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। फिर हमारा कौन सा आ गया ऊपर वाला, सस्पेंसिव वीटो, विच कैन बी ओवर रिडन बाय लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी। हम क्या कर सकते हैं, जिसको अगर आपका कोई वो वीटो कर दें, क्या कौन कर दें, हमारे प्रेसिडेंट, उसको सस्पेंड कर दें, बोले क्या बोले, आपको क्या करना है, बिल पास कराना है सस्पेंसिव वीटो में। अगर आप कोई भी अगर बिल पास कराना है, आपने क्या किया, बिल को पास करके भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसको आपके पास वापस भेज दिया। उन्होंने बोला, प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ इस बिल में ये मुझे एक बार आप फिर से चेक करके देख लो, उससे क्या कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। बट अगर आप सस्पेंसिव वीटो के केस में क्या होता है, अगर आप प्रेसिडेंट के पास वापस क्या भेजते हो, वो बिल को वापस वापस भेज देते हो बिल के पास उसको पास करने के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है हमारी पॉकेट वीटो की, दैट इज टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय। बस पॉकेट वीटो में क्या होगा, सिंपल, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सिंपल उठा के अपने पॉकेट में डाल देते हैं। जब आप लोकसभा से राज्यसभा से बिल पास करा के आप क्या कर रहे हो, उनको भेज दिया, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, चुप करके बिल उठा के अपना पॉकेट में डाल देंगे और भूल जाएंगे कि हाँ मैंने कोई इस टाइप का बिल पास किया हुआ है। उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्यों, क्योंकि जब तक पास नहीं करेंगे तब तक क्या हो रहा है, बिल ला बन नहीं सकता, एक्ट बन नहीं सकता, और प्रेसिडेंट मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप फिर से बिल बना के भेज दो, तो एक तरीके से वो सिस्टम को क्या करते हैं, लटका देते हैं। फिर बात आती है पावर्स कौन कौन सी, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट। बजट प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सामने रखते हैं किसके, पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, जब बजट सेशन आता है तो उसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं बजट को। तो किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 100। सैंक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल। देखो वो सैंक्शन भी करते हैं किसको, कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो मनी बिल को, कौन करता है, प्रेसिडेंट का, पहले उसको उनको चाहिए होता है असेंट। द प्रेसिडेंट कंट्रोल्स द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो तीन टाइप के फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है पब्लिक फंड्स। जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो इंडिया में कोई भी काम होता है, लाइक बन रहे, कोई स्कीम चलाने, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने, ब्रिजेस बनाने, डिफेंस में खर्चा, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर खर्चा करना है, कुछ भी आपने अगर खर्चा करना है, वो कौन सा होता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पूरा पैसा आता है। और कंटिजेंसी फंड क्या हो गया, कंटिजेंसी फंड हो गया कि कभी कभी मैंने आपसे बात की है कि सेशंस में अगर कोई ना हो, लाइक अगर आपके वो सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, लाइक आपके लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो अगर कोई डिजास्टर आ जाता है या कुछ भी ऐसा रहता है जिसमें आपको पैसों की काफी जल्दी ज्यादा जरूरत है, उस फंड को हम कहते हैं कंटिजेंसी फंड। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है कि सेशंस में नहीं, तो आपको जल्दी जल्दी पैसा भेजना है, सपोज केरला में फ्लड आ गया, आपको वहां पे जल्दी जल्दी हेल्प पहुंचानी है, पैसा भेजना है, तो आप कहाँ से निकाल के भेजोगे, कंसोलिडेटेड फंड से निकल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपको बिल पास करना पड़ता है जिसका नाम एप्रोप्रिएशन बिल चलता है, वो बिल पास नहीं करते हो, वहां से पैसे नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट कंटिजेंसी फंड के किसके अंडर होता है, प्रेसिडेंट के अंडर। तो प्रेसिडेंट वहां से पैसे निकाल के थोड़े टाइम के लिए क्या कर देता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जब सेशंस में आते हैं लोकसभा या राज्यसभा वापस सेशन में आएंगे, तो वो वापस क्या करेंगे, कंसोलिडेट फंड से पैसा निकाल के वापस कंटिजेंसी फंड में दे देंगे, कि आपने जितना पैसा लगाया था आपको वापस मिल जाएगा। पब्लिक फंड क्या हो गया, सिंपल से पब्लिक फंड को आपका EPF वगैरह जाते हैं, ठीक है, आपकी पेंशन वगैरह जहाँ भी जाती है सेवा से जाती है। ठीक है, ऑर्डर एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इट फॉर मीटिंग दी अनफोर्सिन कंटिजेंसी फंड से किससे आता है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, लाइक कोई भी फ्लड आ गया, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन आ गई, कुछ भी आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द कमीशन एवरी 5 ईयर यूजिंग आर्टिकल 280। आपको एक और चीज पता चलती है कि 280 आर्टिकल के अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, और हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन विच मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड द, ये फाइनेंस कमीशन क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ये बात आती है प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स की। ये अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इन्हीं के सामने ओथ कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, एट द सेम टाइम सुप्रीम जज ऑफ हाई कोर्ट्स। ये मत लिखा जाना कि हाई कोर्ट के जज गवर्नर के सामने क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। ही सीक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट, और
जब भी प्रेसिडेंट को किसी चीज़ के लिए एडवाइस चाहिए होती है ऑन द किस लिए, जब कोई लॉ का बेसिस में क्वेश्चन होता है तो वो किससे एडवाइस लेते हैं? ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे। वो किस आर्टिकल के अंडर लेते हैं? 143। आपको याद कैसे रख सकती हो? फोर्स 1 2 3 आई लव यू, सबको यह पता होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? 143 वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले रहा है। एम्पावर टू ग्रांट पॉर्डन, आप ये क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट पॉर्डन दे सकते हैं, आपको रिप्राइव दे सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, आपका सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। अब इनका मतलब क्या हो गया? पॉर्डन क्या हो गया? पॉर्डन हो गया कि अगर आपको कोई भी सज़ा मिली है, सपोज आपको फांसी की मिली है, आपको उम्र कैद की मिली है, आपको 20 साल की मिली है, 10 साल की मिली है, डज नॉट मैटर जो हमारी सज़ा मिले हो, अगर आपको प्रेसिडेंट पॉर्डन दे रहा है इसका मतलब आपको कल चुप करके बिस्तरा उठा के जेल से आप घर आ जाओ, आपको बिल्कुल माफ़ी मिल चुकी, ठीक है। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन हो गया कि आपको एक सज़ा आपकी जो दूसरे में उसको कर दी जाती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे क्या हो गया? आपको फांसी की सज़ा है, बट कम्यूट करके आपको कर सकते हैं उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ आपको चेंज करके कर 20 ईयर्स दे दें या 14 ईयर्स दे दें, इसे करते हैं कम्यूट कर। अब बात आता है रिप्राइव, फिर आता है रिस्पाइट। रिप्राइव क्या हो गया? रिप्राइव हो गया कि अगर आपको मान लेते हैं 5 साल की सज़ा मिली, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका समझने के लिए क्या है कि आपको 5 साल की सज़ा मिली है बट आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप क्या करते हो? प्रेसिडेंट के पास जाके उसको रिप्राइव मांगते हो कि ठीक है मुझे 5 साल की सज़ा मिली है, मुझे 5 साल में जेल में रहूंगा, बट अभी 2 महीने तक मैं जेल नहीं जा सकता, मुझे मेरे 2 महीने तक काम खत्म करने दो, उसके बाद मुझे आप जेल भेज देना, मैं 5 साल सज़ा काट के आ जाऊंगा। जैसे आपने सुना होगा संजय दत्त को जब क्या हुई थी, सज़ा हुई थी, तो उन्हें रिप्राइव ही ली थी कि आप मुझे क्या करने दो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं किन के साथ, प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा मूवी के साइन की हुई है, मुझे कम से कम 2 महीने का टाइम दो, मैं सारी मूवीज़ खत्म करके आ जाऊँ, तो उसे कहते हैं रिप्राइव। रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट हो गया आपका क्या कि कभी कोई स्पेशल ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे क्या हो गया किसी को अब लंग कैंसर है या फिर कोई वुमन प्रेग्नेंट है, लाइक अगर कोई किसी को लंग कैंसर है, उसके बाद जीने के लिए सिर्फ 4 साल बचे हुए हैं, वो जिंदा कितना रह सकता है? 4 साल, बट उसकी सज़ा अभी भी 13 साल रहती है, तो क्या फ़ायदा? ये 13 साल से काट के उसको क्या कर देते हैं, भाई तू 2 साल ले ले, तो बाहर जाके 2 साल तो जी ले, तो जो था कहते हैं डिस्पाइट, कोई स्पेशल कंडीशंस में आपको ये कर दिया तो सेंटेंस को कम कर दिया, उसे क्या कहते हैं? देखो, हार्ड पावर होगी कंप्लीटली। इमिटेशन क्या हो गया? ये जो टफ पनिशमेंट दी है उसको लाइटर में 1 से 2 समय चेंज, ठीक है। रिस्पाइट मैंने अभी आपको बताया क्या क्या आपको क्या करना पड़ता है, तो लेसर सेंटेंस दिया जाता है, बट किस में? सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में, लाइक आपको कैंसर है, आपको मैटरनिटी मतलब आपको बच्चा अगर हो जाता है कहाँ पे, सेल के अंदर, इस टाइप का, प्रेग्नेंट हो आप। डिप्राइव क्या हो गया कि आपको मिलती तो है, जितनी आपको सजा मिली उतनी मिलती है, बट आपको क्या मिल जाता है? थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसको स्टार्ट करने। और फिर आती है हमारी रिमिशन। रिमिशन क्या हो गया कि आपको क्या हो जाता है, थोड़ा टाइम पीरियड चेंज कर देता है। अगर आपको 14 साल सजा थी तो बहुत अच्छा एक काम करो, तो 10 साल सजा करो, फिर क्या कर दो, आपको छोड़, ये सिंपल सी पावर है कौन सी? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर को। और इमरजेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 3 आर्टिकल पता होने चाहिए इमरजेंसी के, कौन कौन से? आर्टिकल 352, 352 के अंदर क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी लगती है। फिर हमारा आता है आर्टिकल 6, ये होता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट की मैं पिछले 2 3 साल लगा रहा था, आपको 1 2 साल लगा रहा था, प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको पता ही है। जैसे हम गवर्नर रूल्स पहले करते हैं, गवर्नर रूल नहीं होता वो, बेसिकली वो प्रेसिडेंट रूल होता है। तो तीसरा होता है हमारा आर्टिकल 360 का हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मूवी के बारे में, आर्टिकल 352 empowers the president to proclaim an emergency and take under his direct charge the admission of other part of the India। अब प्रेसिडेंट कर सकते हैं 352 को क्या कर सकते हैं? प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को। ऑब्वियसली बात है, एट द सेम टाइम वो क्या कर सकते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, किसके अंडर? आर्टिकल 356 के अंडर।
बाय द प्रेसिडेंट ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। अगर उनको लगता है कि स्टेट अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी स्टेट में। अगर आपको स्टेट इमरजेंसी लगानी है, तो नेशनल इमरजेंसी लगानी है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं आप, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। अगर आपने क्या किया, सपोज कि जे में आपको क्या लगाना था, प्रेसिडेंट रूल लगाना था, तो आपने प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पहले तो पहले वो लगा देंगे, प्रेसिडेंट रूल लग गया जे। बट आपको पहले 2 महीने के लिए ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने तक तो प्रेसिडेंट लगा ही लगा सकते हैं। बट 2 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल चाहिए होता है। अगर पार्लियामेंट क्या कर दे, सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी है, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, तो फिर क्या होता है, इफ अप्रूव इट रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए हो जाता है आगे कंटिन्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको 3 सालों के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है। तो अगर हर 6 महीने बाद अप्रूवल चाहिए तो मिनिमम आपको कितने अप्रूवल चाहिए, 1 साल में आपको 2 अप्रूवल चाहिए, 3 साल में आपको कितने अप्रूवल चाहिए, 6 अप्रूवल। तो मैक्सिमम इसकी टर्म को कितना बना सकता है, 3 साल के लिए। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर 360 द प्रेसिडेंट कैन इशू एनी डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब उनको लगता है कि हमारे फाइनेंशियल, हम काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे हैं, खतरा आ चुका है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कर सके कंट्री को डे टू डे वर्क करवा सके, तब हम क्या प्रेसिडेंट का इशू करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमें क्या करना चाहिए, एक एक पैसा बचाने की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिर्फ प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, ठीक, वो एक ही बार क्या करना पड़ता है, जैसे इधर हर 6 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसके लिए, स्टेट इमरजेंसी के लिए। और वही नेशनल इमरजेंसी की बात आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे 2 मंथ लिखा है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है आपको 1 मंथ। अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो प्रेसिडेंट 1 महीने के लिए क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। बट विद इन 1 मंथ उनको क्या करना पड़ता है कि प्रेसिडेंट को स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से क्या करना पड़ता है। यहाँ पे स्टेट में सिंपल मेजोरिटी की, स्पेशल मेजोरिटी से आपको करवानी पड़ती है। अगर स्पेशल मेजोरिटी आप पास करा देते हो तो क्या लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी अंडर, ठीक है। और इसमें भी क्या करना पड़ता है आपको, हर 6 महीने बाद वो रिन्यू करानी पड़ती है। बट अनलाइक स्टेट इमरजेंसी जिसको मैक्सिमम आप 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम के लिए जितना मर्जी आप करो, 10 साल 20, डज नॉट मैटर। समझाएगा दोनों में फर्क। नेशनल इमरजेंसी किसमें, आर्टिकल 352, स्टेट किसमें है 356। नेशनल इमरजेंसी को आपको विद इन प्रेसिडेंट को कितने मंथ के अंदर अप्रूवल करना होता है, 1 मंथ के अंदर, लेकिन स्टेट में आपको 2 मंथ के अंदर करना पड़ता है। बट जो नेशनल इमरजेंसी है उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप आगे चला सकते हो, एक बार अप्रूवल लो, 2 बार करो, ऐसे करते 10-20 बार भी कर सकते हो। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में आप कर सकते हो अप टू सिर्फ 3 साल तक क्या कर सकते हो, बार बार इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। इन सब में ये, और ना ही जो हमारे जज हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, इनको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेशनल इमरजेंसी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेट इमरजेंसी से। अगर इनको कोई फ़र्क पड़ता है वो किससे बनता है, फाइनेंशियल से। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर द कट इन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी भी कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सिर्फ फर्क कब पड़ता है, और उनके ऊपर कोई कंडीशंस कब आती हैं, उनको कौन कौन से फॉलो करनी पड़ती है, वो कब आती है, फाइनेंशियल। He can order all the money bills after their passage by the state legislature are to be essentially submitted to him by। देखो जब क्या हो गया, आपको, आपने क्या कर लिया, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी पास कर ली। अब स्टेट में भी क्या होता है, जैसे सेंटर में क्या होता है, लोकसभा से आपको बिल पास करते हो, राज्यसभा को भेजते हो, इससे पास करते हो। पर मनी बिल के लिए आपको राज्यसभा को पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 14 डेज के लिए आप राज्यसभा के पास भेजते हो, ये आपको कब पता चलेगा, जब हम पार्लियामेंट, तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलते हैं, मनी बिल पास हो गया। और वैसे ही स्टेट लेवल में क्या होता है,
या आपको लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करती है, गवर्नर के पास भेजती है, गवर्नर ने पास कर दिया, मनी बिल पास हो गया। बट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है ना, तो यही मनी बिल ना अब गवर्नर सिग्नेचर नहीं करता, अब ये गवर्नर किसको भेज देता है, प्रेसिडेंट के पास, ताकि प्रेसिडेंट देखे कोई फालतू का खर्चा। फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, हमने एक पैसा बचाना है, बारे में हम ध्यान रखें। तो आज हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। अगर आपका कोई डाउट आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा।